हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत है गाइस, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप। आई एम UGC नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी एंड ऑल्सो परसुइंग PhD इन सोशोलॉजी। सो गाइस, आज हम इम्पोर्टेंट MCQs सोशोलॉजी में पार्ट 3 को देखने वाले हैं। आज के टाइम में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत मॉडिफाइड करके आ रहे हैं। आपको MCQs या PYQs जहाँ से भी मिलता है आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं और आप कैसे एक क्वेश्चन को अडेप्ट कर पा रहे हो, उससे कैसे आप आंसर दे पा रहे हो, ये आपको आना चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि आप लोगों को MCQs एंड PYQ जहाँ पे भी आपको मिलते हैं, नेट PYQ या फिर PGT के, UPHESC के, सभी आपको सॉल्व करने हैं। गाइस, ये इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं सोशोलॉजी में वो UPPGT, UGC नेट एग्ज़ाम, UPHESC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दीज ऑल आर PYQs। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी कुछ टाइम के जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं सोशोलॉजी में, उसमें मैंने एनालिसिस किया है एग्ज़ाम पेपर को कि डेफिनेशन पर वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेफिनेशंस बहुत आती हैं। UPHESC एग्ज़ाम्स में भी आप देख सकते हैं कि 12 डेफिनेशन दी हुई हैं। लास्ट ईयर के आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के, तो उसमें इतनी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। प्लीज़ गाइस, डेफिनेशंस का भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है एंड कंटिन्यू करती रहूँगी, आप प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा। गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सॉरी, बिफोर स्टार्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीबडी दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोटेशन है, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं। यहाँ पर हमारी चेतना की बात हो रही है गाइस, चेतना। ऑप्शन देखते हैं, डगलस, रोजर्स, अल्फ्रेड शूट या फिर जॉर्ज रिचर। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि चेतना जो कीवर्ड है आपका, ये आपका प्रघटना शास्त्र से रिलेटेड होता है। जब भी आपको दिखे कि चेतना पूछ रहा है, आपका आंसर प्रघटना शास्त्र से रिलेटेड हो जाएगा, या फिर इसको फिनोमिनोलॉजी हम इंग्लिश में कहते हैं। ये कीवर्ड आपने देख लिया है। देन आपको ये भी पता होगा कि प्रघटना शास्त्र की बात इन ऑप्शंस में से किसने की है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्फ्रेड शूट्स। गाइस, प्रघटना शास्त्र को सबसे पहले एडमंड हर्सल ने दिया था, जो कि एक फ़िलासफ़र थे। उन्होंने फ़िलासफ़ी बेस इसको बताया था, लेकिन बाद में उनके जो स्टूडेंट रहे हैं वो एल्फ्रेड शूट्स थे, और एल्फ्रेड शूट्स ने उनके इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे समाजशास्त्र में एक नया रूप दिया। गाइस, एक चीज़ और याद रखेंगे हम। गाइस, क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि प्रघटना शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं या फिर फादर, तो उसका आंसर हमारा एल्फ्रेड शूट्स हो जाएगा। और अगर पूछता है कि प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी के फाउंडर कौन है, हर्सल हो जाएगा। और अगर ये पूछता है कि प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो वो आपका हर्सल हो जाएगा। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। गाइज, शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं। मैं उनके बारे में भी आपको कुछ नोट डाउन कराती हूँ। दैन प्लीज़ नोट डाउन, लेट्स सी। गाइज, जो शूट्स हैं हमारे वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और इनकी ये बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम्स में पूछ भी लेते हैं। इनकी बुक का नाम है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। आप इस बुक को नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक। और शूट्स ने लाइफ वर्ल्ड की बात भी कही है, और बहुत सारी इन्होंने थेरीज सोशोलॉजी में दी हैं। अगर आप लोग शूट्स को पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट मी, देन आई विल मेक वीडियो ऑन शूट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस इज टू। सो निम्न में से मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है। मैंने आपको अभी कीवर्ड बताया था लास्ट क्वेश्चन में। सो हमारा चेतना पर ध्यान कौन केंद्रित करता है? ऑप्शन देखेंगे, निर्जातीय विज्ञान, प्रघटना विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति या फिर प्रकार्यवाद। सो आंसर हमें पता ही है गाइस। सो आंसर हो जाएगा हमारा प्रघटना विज्ञान। सो गाइस प्रघटना शास्त्र होता क्या है? प्रघटना शास्त्र में हम जो हमारे अनुभव से या हमारे एक्सपीरियंस से या हमारी कॉन्शियस से जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उस चीज़ का जो अध्ययन करते हैं वो प्रघटना शास्त्र कहलाता है। सो गाइस जो प्रघटना विज्ञान है वो, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्रघटना शास्त्र का मूल विषय चेतना के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करना होता है। सो प्लीज़ आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक बुक है गाइस। सो बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। सो देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शन में है हेबरमास, पीटर बर्जन एंड लकमैन, रोजर एंड बेनेडिक्स। सो गाइज ये बुक किसने दी है? दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो इस बुक को लिखा था पीटर बर्जर एंड लकमैन ने, और ये बहुत बार पूछी भी जा चुकी है। सो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जातीय पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक कौन है? सो ऑप्शन है गार्फिंकल, पीटर बर्जन एंड लकमैन, रोजर या फिर बेनेडिक्स। सो इसका आंसर हो जाएगा गार्फिंकल। सो गाइस इसका आंसर होगा आपका गार्फिंकल। निर्जातीय पद्धति विज्ञान को एथनोमेथोडोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में। सो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सो गार्फिंकल जो थे हमारे, उन्होंने सर्वप्रथम निर्जातीय पद्धति विज्ञान की नींव रखी। और मैं बता दूं आपको कि गाइज उन्होंने एक बुक भी लिखी है, और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज याद रखेंगे कि जो हमारे गार्फिंकल हैं वो अमेरिकन थे, और उनकी जो ये बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी। इसी बुक में उन्होंने निर्जातीय पद्धति विज्ञान की नींव रखी थी, उस उपागम को दिया था। और अगर पूछा जाए कि एथनोमेथोडोलॉजी के फादर कौन हैं, सो आपके गॉफमैन हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। इस बुक को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज दिस बुक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी एंड एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। सो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विनिमय सिद्धांत किसने दिया है? सो विनिमय सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट गार्फिंकल, पीटर बर्जर, गॉफमैन या फिर पीटर एम ब्ला। सो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा पीटर एम ब्ला। सो आप देखेंगे कि विनिमय सिद्धांत होता क्या है। विनिमय सिद्धांत को हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। हमारा जो सोशलॉजी एंड इकोनॉमी का जो रिलेशन है उसमें हम विनिमय सिद्धांत को पढ़ते हैं। विनिमय सिद्धांत काफ़ी थिंकर्स ने दिया है। सो इसको हम देखते हैं, एक्सचेंज थियरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं इंग्लिश में। सो गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सचेंज थियरी को सबसे पहले किसने दिया है, सो वो आपका जॉर्ज हॉम्स ने दिया था, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादित किया है वो पीटर एम ब्ला ने किया है। सो गाइस जो हमारे पीटर एम ब्ला हैं वो अमेरिकन थे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि कौन सा थिंकर किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैचिंग में बहुत आते हैं, सो याद रखिएगा। और इनकी ये बुक है एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। ये बुक भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो विनिमय सिद्धांत है पीटर एम ब्ला ने अपनी किस पुस्तक में दिया है, तो आप इसको याद रखेंगे। सो गाइस हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, नाट्य कला का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है गार्फिंकल, पीटर बर्जर, गॉफमैन एंड पीटर एम ब्ला। सो हमारा आंसर यहाँ पर गार्फिंकल हो जाएगा। गार्फिंकल ने
सॉरी, दिस विल बी गॉफमैन। सो गाइस, गॉफमैन हमारे प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद से भी रिलेटेड हैं। उन्होंने सेल्फ की बात भी कही है। हमारे सोशलॉजी में जो मेन है वो सेल्फ की बात दो लोगों ने कही है, एक तो मीड ने कही है, एक कही है आपकी गॉफमैन ने। मीड ने सेल्फ को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव में रखा है, बट गॉफमैन ने सेल्फ को जो रखा है वो माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखा है। सो ये क्वेश्चन कहीं पे अभी आया भी था रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में, सो आप इसको भी याद रखिएगा। सो हम देखते हैं कि नाट्यकला होता क्या है। इन्होंने बोला है कि हमारा जो नाट्य कला या फिर ड्रामेटर्जी होता है उसमें एक तो बैक स्टेज होता है, एक फ्रंट स्टेज होता है। सो बैक स्टेज जो होता है हमारा गाइस, बैक स्टेज में हम एक्चुअली होते हैं। एक्चुअली हम होते हैं कैसे? जैसे कि एग्जांपल, एक कहीं पे ड्रामा हो रहा है, सो उस ड्रामे में जब बैक साइड में आप जाके देखते हो, पर्दे के बैक साइड जाके, तो वहाँ पे एक्चुअली में जो लोग होते हैं कि जैसे कोई रावण बना हुआ है एग्जांपल, या कोई हनुमान बना हुआ है एक्सेट्रा, आप कुछ भी सोच सकते हैं। सो वो पीछे अपनी पर्दे के पीछे जाके वो कुछ और ही उसका अपना पर्सनल लाइफ होती है। सो वो आपका बैक स्टेज आएगा। एक होता है आपका फ्रंट स्टेज। सो फ्रंट स्टेज में आप एक्चुअली में नहीं होते हैं, आप याद रखेंगे, बिकॉज फ्रंट स्टेज में हम अच्छा बन के दिखाते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, बट एक्चुअली व्हाट वी आर, हम एक्चुअली में क्या है वो बैक स्टेज में ही हमें देखने को मिलता है। सो गाइज, एक और होता है इसमें ऑफ स्टेज। सो ऑफ स्टेज में क्या होता है? ऑफ स्टेज में आपका होता है जैसे कि आप ना तो कहीं पे ड्रामे में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ना तो आप पर्दे के पीछे हैं ना पर्दे के आगे हैं, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं। सो वो आपका ऑफ स्टेज में हो जाएगा। सो गाइस, हम देख सकते हैं कि गॉफमैन ने हमारे बहुत सारे थियरीज़ दी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सो उन्होंने बहुत सारी थियरीज़ दी हैं, जैसे कि स्टिग्मा, कलंक की वो बात करते हैं, पागल खाने की बात करते हैं, और बहुत सारी थियरीज़ उन्होंने दी है। सो उनकी जो बुक है आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। सो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखिएगा। सो गाइस, 7th क्वेश्चन है हमारा कि विचारधारा की बात किसने कही है, या फिर विचारधारा को अपनी थियरी में किसने बताया है। सो ऑप्शंस है एडर्नो, हेबरमास, अल्थ्यूजर या फिर गिनेंस। सो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा अल्थ्यूजर। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि अल्थ्यूजर जो थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, और ये कि मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी वो थिंकर्स थे जो कि कार्ल मार्क्स से जुड़े थे, या तो उनका क्रिटिसिज्म करते हुए या फिर उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो करते हुए। सो ध्यान रखेंगे कि एक मार्क्सिस्ट थे जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। सो गाइज, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बट इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे कि रीडिंग कैपिटल लिखी है एंड 4 मार्क्स लिखी है। सो ये 2 बुक आप प्लीज़ याद रखेंगे। सो 8th क्वेश्चन है हमारा कि प्रकारवाद से भिन्न नव प्रकारवाद मोटे तौर पर किस पर समान ध्यान देता है। सो एक तो ये बात कर रहा है प्रकारवाद से अलग जो नव प्रकारवाद बनाया गया था। तो ऑप्शन है हमारे क्रिया और व्यवस्था, क्रिया और प्रतिक्रिया, धारणा और प्रथा, कर्ता और परिस्थिति। सो आंसर हो जाएगा हमारा क्रिया और व्यवस्था। सो गाइज, अगर हम देखें कि प्रकार्यवाद क्या कहता है, प्रकार्यवाद कहता है कि हमें समाज में व्यवस्था बना के रखनी है, जिस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शंस, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हाथ है, पैर है, और बहुत सारे हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं जो एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं, जो कि व्यवस्था बना के रखते हैं। उसी प्रकार समाज में भी बहुत सारे ऐसे व्यवस्था बनाने के कुछ अंग होते हैं, जैसे कि आपका
इंस्टीट्यूशंस होता है, मैरिज हो गया, आपका रिलीजन हो गया, ये सब आपके समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगदान देते हैं, उसको हम प्रकार्यवाद कहते हैं। सो प्रकार्यवाद जो है हमेशा समाज में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को पॉजिटिव वे में देखता है कि अगर समाज में क्राइम भी हो रहा है तो वो समाज के अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे कि आपका दुर्खिम ने बोला है कि अगर क्राइम हो रहा है समाज में तो क्राइम होने से क्या होगा कि लोगों में थोड़ा ये रहेगा कि अरे ये तो क्राइम हो गया है, दैन उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, तो वो भी समाज के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर क्राइम ज़्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन प्रकार्यवादी समाज में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को अच्छा मानते हैं। अब बात करते हैं नव प्रकार्यवाद। सो गाइस, जो नव प्रकार्यवाद है वो प्रकार्यवाद का ही आलोचनात्मक सिद्धांत है। प्रकार्यवाद की आलोचना नव प्रकार्यवादी सिद्धांतकारों ने की है। ये लोग क्रिया और व्यवस्था दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हम प्रकार्यवाद में अगर देखें तो वहाँ पर हमारी व्यवस्था की ज़्यादा बात होती है। वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और नव प्रकार्यवाद क्रिया और व्यवस्था दोनों की ही बात करते हैं। प्रकार्यवादी थिंकर्स हमारे जैसे कि आपका डर्कहाइम हो जाता है, स्पेंसर हो गए और टॉलकट पार्सन्स हो जाते हैं, और आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट में अगर जाते हैं मानव शास्त्र में तो वहाँ पे आपका मैलिनोवस्की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रकार्यवादी में। और नव प्रकार्यवाद की बात कही है आपकी अलेक्जेंडर ने, उन्होंने ही सबसे पहले अपनी बुक में इसको दिया था। सो हमारा 9th क्वेश्चन है कि इन सभी में से किसको आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। सो ऑप्शन है अल्थ्यूजर, बोर्दियो, अलेक्जेंडर या फिर हेबरमास। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हेबरमास। सो गाइस, देखते हैं कि हेबरमास जो हमारे हैं वो एक जर्मन थिंकर हैं। ही इज़ अ जर्मन। सो गाइस, वो जर्मन थिंकर हैं। उनकी जो बुक है वो आप देख सकते हैं, ये उनकी बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और उन्होंने पब्लिक स्फेयर करके एक थियरी भी दी है। सो गाइस, देखेंगे कि ये आलोचनात्मक थिंकर हैं, लेकिन इन्होंने आधुनिकता को आलोचना के रूप में नहीं देखा। वो कहते हैं कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, और ये कोटेशन भी आपकी बहुत बार रिपीट होती है। मैं अभी मेंशन कर देती हूँ इसको। सो गाइस, मैंने यहाँ पर इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है तो वो मैंने मेंशन कर दी है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। वो किसने बोला है? ये बोला है आपका हेबरमास ने। सो 10th क्वेश्चन है हमारा, गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एंथनी गिडेंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने संरचनाकरण सिद्धांत को बताया था। सो देखते हैं ऑप्शन में, आधुनिक संस्थाएं, जीवन जगत, समय और स्थान दूरीकरण, आत्म तदात्म्य। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका समय और दूरी, समय और स्थान दूरीकरण। ये आपका क्वेश्चन जो है जीआईसी में भी पूछा गया है, जो अभी जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। सो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है, पूछा है। सो इन्होंने अपनी एक लघु समुदाय की कॉन्सेप्ट दिया है। सो उसमें इन्होंने उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो देखते हैं हम इन ऑप्शंस में से वो विशेषता इन्होंने नहीं बताई हैं। सो देखते हैं, सजातीयता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता और स्थान। सो ऑप्शन होगा हमारा स्थान। स्थान के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। ये तीनों डेफिनेशन इन्होंने बताई हैं लघु समुदाय की, और एक और जो तीनों विशेषताएं इन्होंने लघु समुदाय की बताई हैं। एक जो और विशेषता है वो आपकी है समरूपता। सो लघु समुदाय को इन्होंने 4 विशेषताओं से बताया था, सजातीयता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता और समरूपता। सो गाइस, जो रेडक्लिफ
हैं रॉबर्ट रेडफील्ड हैं हमारे, उन्होंने मैक्सिको के एक टोपजलान गांव का अध्ययन किया था। सो इन्होंने फोक सोसाइटी के बारे में भी हमें बताया है। और आपने देख ही लिया है कि उन्होंने लघु समुदाय की बात भी कही है, ये लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया है और उस कॉन्सेप्ट की उन्होंने 4 विशेषताओं को बताया है। सो गाइस, हमारा 12th क्वेश्चन है, एक बुक है, सो देख लेते हैं ये बुक हम। पैटर्न्स ऑफ कल्चर किसने लिखी है? इलियट, मैलिनोवस्की, टाइलर या फिर रूथ बेनेडिक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूथ बेनेडिक्ट। सो गाइस, देखेंगे कि अगर रूथ बेनेडिक्ट की बात करें तो उन्होंने कल्चर में भी बात कही है। उनका जो पैटर्न है, वो कीवर्ड हो जाएगा। सो याद रखेंगे कि अगर कल्चर का कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, कोई बुक पूछी जा रही है और उसमें आपका पैटर्न कीवर्ड है, सो आपका रूथ बेनेडिक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का है, सो दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, प्रिमिटिव कल्चर। सो ऑप्शन देख लेंगे, इलियट, मैलिनोवस्की, टाइलर या फिर रूथ बेनेडिक्ट। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टाइलर। टाइलर की डेफिनेशन है कल्चर पे, उन्होंने कल्चर को एक कॉम्प्लेक्स होल कहा है जिसमें कि नॉलेज, आर्ट, बिलीव्स सबको कंबाइन कर दिया है। सो वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो ये बुक है, 14 क्वेश्चन, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ऑप्शंस है इलियट, मैलिनोवस्की, टाइलर या फिर रूथ बेनेडिक्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर इलियट। सो ये बुक इलियट ने लिखी है। मुझे ये बुक थोड़ी न्यू लगी तो मैंने मेंशन की है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? ये पूछ रहा है कि समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, भूभाग, सामाजिक संबंधों का समूह, हम की भावना या फिर भाषा। सो आंसर हो जाएगा हमारा भाषा। भाषा को हम एक समुदाय की विशेषता नहीं मान सकते, बिकॉज हम देखते हैं कि समुदाय में एक निश्चित भूभाग होता है, सामाजिक संबंधों का समूह भी होता है, हम की भावना भी होती है, लेकिन भाषा ऐसा नहीं है कि समुदाय की विशेषताओं में भाषा को रखा जाए। अलग अलग समुदाय की अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, सो इसलिए भाषा आंसर नहीं होगा। सो टुडे वी हैव completed 15 questions. So thank you for watching my video guys, and I request to all of you that please like, share and subscribe my channel, because आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, सो मैं थोड़ा और मोटिवेटेड हो पाऊँगी, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ। सो गाइज, वी विल फोकस ऑन see dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals. आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, बस सिर्फ हमें मेहनत करनी है। लगातार मेहनत हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा देगी। So guys, thank you so much for all of you.